हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में हम लोग पहुंच चुके हैं राइट टू फ्रीडम तक। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। उसके लेक्चर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लेक्चर के स्लाइड्स आपको पता है टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और यह है हमारा ये इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा। आप हमें जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर और देखते हैं कि आर्टिकल 20 में हमारे पास क्या जानकारी है जानने के लिए और कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर हमें खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। तो आर्टिकल 20 के अंदर 3 क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज डील करता है इस चीज के साथ कि आप किसी पर्सन को सिर्फ एक ही कारण से चार्ज कर सकते हैं कि अगर उसने किसी कानून का उल्लंघन करा है। मतलब अगर उसने कोई ऐसा क्राइम करा है जो कि कानून जिसके खिलाफ नहीं बनाया हुआ है तो आप उसको चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं तो जो मैच फिक्सिंग होती है उसके अगेंस्ट किसी तरीके की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती क्योंकि ऐसा कोई कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उस पर केवल डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हो सकती हैं। जो क्रिकेट बोर्ड है वो एक्शन ले सकता है लेकिन कोर्ट कन्विक्ट करके किसी तरह की सजा नहीं सुना सकता है। इसलिए बात भी चल रही है कि उसके अगेंस्ट या तो कानून बनाया जाए या फिर एटलीस्ट उसको अगर आप क्रिमिनलाइज भी ना करें तो एटलीस्ट उसको सिविल ऑफेंस तो आपको बनाना चाहिए। दूसरी बात करते हैं कि कोई भी पर्सन, क्लॉज 2 ये कहता है किसी भी पर्सन को आप एक ऑफेंस के लिए 2 बार चार्ज नहीं कर सकते हैं, 2 बार प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक बार सजा दे दी गई है तो दोबारा आपको सजा नहीं मिल सकती है। तीसरा क्लॉज ये कहता है कि किसी पर्सन को खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता और फॉर द सेम रीजन पुलिस को दी गई स्टेटमेंट्स यानी पुलिस के सामने करा गया कन्फेशन कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आरोपी वहां जाकर अपनी बात से पलट जाए कि मैंने पुलिस कस्टडी में जो कहा था वो मैंने गलत कहा था या वो मैंने दबाव में कहा था तो कोर्ट को वो बात माननी पड़ेगी। वो एज अ प्रूफ कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं करी जाएगी। वो गवाही, वो कन्फेशन एज अ प्रूफ कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। आगे क्या है समझने के लिए, नो एक्सपोस्टो एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका मतलब ये है कि आपने कोई क्राइम करा और उस समय उस क्राइम से रिलेटेड कोई कानून नहीं था तो आपको सजा नहीं हो सकती क्योंकि सजा केवल कब होती है व्हेन देयर इज अ वायलेशन ऑफ लॉ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार बाद में कोई कानून बना दे या लेजिस्लेचर बाद में कोई कानून बनाए और फिर आपको उठा के चार्ज करा जाए और सजा सुना दी जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिकेटर किसी मैच फिक्सिंग स्कैंडल में फंसा था और वो कन्विक्ट भी हो जाता है लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे देश में इसके लिए कोई सजा नहीं है लेकिन आपसे 2 साल बाद सरकार लाकर कोई कानून बना देती है जिसमें मैच फिक्सिंग के लिए आपको 10 साल की सजा दी जाएगी। तो अब ऐसा नहीं होगा कि उस क्रिकेटर को उठा के आप 10 साल की सजा दे देंगे, ये चीज नहीं करी जाएगी। इसे ही बोला जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो। मतलब कि जे सजा सिर्फ उसी उन्हीं कानूनों के उल्लंघन के लिए दी जा सकती है, उन्हीं कानूनों के वायलेशन के लिए दी जा सकती है जब आपको कमीशन यानी जब आपको चार्ज करा गया था जो उस टाइम पर मौजूद थे। बाद में कानून बनाकर उनके लिए आपको चार्ज नहीं करा जा सकता। दूसरा, पेनल्टी ग्रेटर देन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द लॉ नॉट अलाउड। मतलब जितना कानून में लिखी गई है पेनल्टी उससे ज्यादा आप सजा नहीं दे सकते। अगर मैं इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, जो निर्भया केस था, बहुत ही हीनस क्राइम था, उसमें जो जुवेनाइल एक्यूज्ड था ये मांग थी कि उसको भी आप एज अ एडल्ट ट्रीट करें और उसको भी प्रॉपर उम्र कैद की सजा तो आप कम से कम दें। लेकिन क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि जुवेनाइल्स को केवल 18 साल की उम्र तक बाल सुधारक गृह में रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, तो इसलिए उसको जुवेनाइल लॉ के तहत उस बंदे को फ्रेम करा गया था, इसीलिए उसको 18 साल का होने के बाद रिहा रिहा कर दिया गया था। दूसरा, ये जो इम्पोजिशन है एक्स पोस्ट फैक्टो वाली, ये केवल क्रिमिनल लॉ तक ही सीमित है। अगर जहां पर बात आती है सिविल लॉ और टैक्स लॉज की, वहां पर एक्स पोस्ट फैक्टो काम नहीं करता है। मतलब टैक्स लॉज में ये है कि बाद में कानून बनाकर भी आपको टैक्स भरने के लिए लायबल बनाया जा सकता है या फिर सिविल लॉज में चेंज करके भी आपके ऊपर सिविल ऑब्लिगेशंस लगाई जा सकती हैं बाद में। ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में है। इसका मतलब सीधे तौर पर यही निकलता है कि अगर उस टाइम पर जो आपने गुनाह करा था, जो आपने जुर्म करा था, अगर उस टाइम पर उससे रिलेटेड कोई कानून नहीं था तो बाद में कानून बनाकर आपको फ्रेम नहीं करा जा सकता। उसके बाद डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब है कि एक सिंगल ऑफेंस के लिए 2 बार सजा आपको नहीं मिल सकती। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा क्लॉज ये है, जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी है वो ये कहती है कि जो डबल जियोपार्डी से प्रोटेक्शन है वो केवल जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स या कोर्ट ऑफ लॉ से ही है। ठीक है, अगर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है
या किसी तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी है या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल था जिसने डिसीजन दिया है, तो वहां पर डबल जियोपार्डी का डॉक्ट्राइन काम नहीं करता, वहां पर दोबारा सजा आपको सुनाई जा सकती है। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में या जुडिशियल ट्राइब्यूनल के अंदर आपको एक सिंगल ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं सुनाई जाएगी। उसके बाद बात किसकी है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब यही है कि आप किसी भी एक्यूज को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो खुद अपने खिलाफ गवाह बन जाए। यहाँ पर देखिए, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शेल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, याद रखिएगा, केस स्टडीज, ये डिसीजन है और ये केस स्टडीज अभी बताता हूँ। केस स्टडीज कब कब की हैं? ये दस्तगीर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास और रामस्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और भी बहुत सारे केसेस में इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 विटनेस सॉरी एक्यूज को बचाता है इस चीज से कि वो अपने खिलाफ गवाही ना दे, लेकिन वो इस चीज से नहीं बचाता कि उसको जो उसकी पोजीशन में जो मटेरियल है वो ना देना पड़े, दूसरा अपने फिंगरप्रिंट्स ना देने पड़े, राइटिंग के स्पेसिमेन, सिग्नेचर के स्पेसिमेन या ब्लड सैंपल्स या फिर एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, मतलब अपने शरीर की नुमाइश। जैसे कि जैसे जब आप अगर आप किसी क्रिमिनल ऑफेंस में आपको चार्ज करा जाता है तो आपकी पूरी बॉडी का एनालिसिस करा जाता है, आपकी पूरी बॉडी को चेक करा जाता है। तो उन सारी चीजों से आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इम्यूनिटी नहीं देता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सिर्फ एक चीज से इम्यूनिटी देता है कि आप अगर एक्यूज हैं तो आपको खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब अगर आपने पुलिस को कोई गवाही दी है या पुलिस के सामने आपने मान लिया है कि जी मैंने खून करा था या मैंने ये गुनाह करा है, तो हो सकता है कि अगर आप कोर्ट में जाके पलट जाएं तो उस बात से कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पुलिस को दी गई स्टेटमेंट कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एडमिसिबल नहीं होती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं यहाँ पर, कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं। पहली केस स्टडी खाप पंचायत से जुड़ी हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो खाप पंचायत ऑर्डर देती है, एनकरेज करती है ऑनर किलिंग्स को, वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किलिंग्स हैं और वो गलत हैं, वो अत्याचारी हैं और सरकार को उन्हें रोकने के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए, सरकार को उन चीजों में इंटरफेयर करना चाहिए। उन चीज खाप पंचायत के पास ये अधिकार नहीं है, खाप पंचायत के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किलिंग्स को सपोर्ट करें या बढ़ावा दें। ये किसमें कहा? अरुमगम सरवई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2011 का यह डिसीजन है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आपको केस का नाम अगर याद ना भी रहे ना तो भी काम आपका चल जाएगा, लेकिन अगर आप इन चीजों को ध्यान रख लेंगे तो आपका ही आंसर बेटर होगा, उसमें आपको ही अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए या कन्विक्ट करने के लिए ज्यादा अच्छे पॉइंट मिलेंगे। Second, where there is a clash between two fundamental rights, the right which would advance the public morality or public interest could alone be enforced। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि अगर ऐसे दो फंडामेंटल राइट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि जहां पर एक राइट तो पब्लिक मोरालिटी और पब्लिक इंटरेस्ट में हो और एक किसी पर्सनल इंडिविजुअल का राइट है, तो वहां पर आपको पब्लिक मोरालिटी के राइट को या पब्लिक इंटरेस्ट का जो फंडामेंटल राइट है उसको आपको ऊपर रखना पड़ेगा, उसको आपको बढ़ावा देना पड़ेगा, और जो पर्सनल लिबर्टी या पर्सनल फंडामेंटल राइट, कोई पर्सनल इंडिविजुअल के लिए कोई फंडामेंटल राइट है, उसको आपको नीचे दबाना पड़ेगा, उसको आपको नीचे काउंट करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताइए कि हमारे चैनल पर पॉलिटी के, सीसैट के, इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हैं। आने वाले भविष्य में और भी तरह के लेक्चर्स इंक्लूड करे जाएंगे।